Hello to all the students. We are doing chemical thermodynamics, and as per our usual method, you should be able to see the text on the left side of your screen, and on the right side you should be able to see the question bank as we usually follow. I have repeated this many times. What I'll do is we'll solve the questions as well as the concepts related to those questions, right? So without wasting any time, let's begin. चलो, पहली बात, थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ज़रा वो भी देख लेते हैं. थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन तो चाहिए आपको चैप्टर शुरू करने से पहले. अगर आप देखें तो आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने क्या वाले हो. तो अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में देखें बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी चेंजेस, एकदम सिंप्लीफाइड. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू एनी हाई फंडू डेफिनेशंस एंड ऑल. इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस. ठीक है, अब इस एनर्जी को हम लोग एनर्जी नहीं, हम लोग एंथैल्पी वर्ड से ज़्यादातर रेफ़र करेंगे इस चैप्टर में. तो एंथैल्पी ये वर्ड अपने दिमाग में बिठा लेना ज़रा. एनर्जी एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड है जो आप बहुत सालों से पढ़ रहे हो, बट अभी यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी ये शब्द को ज़्यादा यूज़ करेंगे. आई होप ये क्लियर है. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स इन शॉर्ट कि भाई कोई रिएक्शन हुआ, कहीं सॉलिड से लिक्विड बना, कहीं लिक्विड से गैस बनी, फिजिकल चेंज हुआ, या कहीं पर दो गैसेस मिलकर, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक लिक्विड वाटर बना दिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन भी हुआ, मतलब फिजिकल या केमिकल चेंज हुआ, उसके साथ में जो एनर्जी चेंज हुआ, एंथैल्पी चेंज हुआ, उसको स्टडी करने की प्रोसेस को हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. एकदम इससे ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता समझने का. जहाँ भी कोई भी चेंज हुआ, फिजिकल या केमिकल, उसके साथ में एनर्जी का चेंज हुआ, उसकी स्टडी कर रहे हो तो थर्मोडायनामिक्स बोलोगे. थर्मोडायनामिक्स में किसको स्टडी करोगे, ये सवाल है. तो आप स्टडी करोगे सिस्टम को. किसको स्टडी करोगे? सिस्टम को. जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो उसको आप सिस्टम बोलोगे. सपोज आप खुद को स्टडी कर रहे हो कि भाई आप एक 4 किलोमीटर की वॉक पे चले गए, चलो रन पे आप चले गए. ठीक है, दौड़ के आए, आपके शरीर में बहुत सारा स्वेट हो गया, आप बहुत शरीर, बॉडी इज बिकम वार्म, देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सपिरेशन, एवरीथिंग इज देयर, मीन्स यू आर लूजिंग एनर्जी, राइट. सो हाउ मच एनर्जी यू लॉस्ट. जो आप आजकल जो आप स्मार्ट वॉच पे करते हो ना, इतने एक्स कैलोरी बर्न हो गए, 10 किलोमीटर दौड़ के आए, है कि नहीं. तो वो जो फंडा है कि कितनी एनर्जी बर्न हो गई, कितने कैलोरी बर्न हो गए, वो क्या है, वो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स है. तो आपकी स्मार्ट वॉच क्या कर रही है, वो आपको थर्मोडायनामिक स्टडी में आपको एज अ सिस्टम ट्रीट कर रही है कि भाई ये दौड़ने गया, ये लड़का लड़की जो भी है दौड़ने गए और ये इतने एक्स कैलोरी बर्न करके आए, ये फंडा है. तो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, सिस्टम है. ठीक है, अगेन सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया ये कि भाई सिस्टम को हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं. नाउ इन योर डिलीटेड सिलेबस इफ़ यू सी, देव सेड इंट्रोडक्शन को कैंसिल किया हुआ है एज यूजुअल. ठीक है, तो योर बोर्ड पीपल हु आर डिसाइडिंग, दे आर एट देयर इडियोटिक बेस्ट अगेन. इंट्रोडक्शन को कैंसिल कर दिया, तो तुमको इंट्रो ही नहीं देने का चैप्टर का उनके हिसाब से. ठीक है ना, ओके. बट फिर भी मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन ज़रूरी है. ऑफकोर्स सिस्टम को आप स्टडी करते हो, सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं. तो यहाँ देख लेना ज़रा कि भाई जो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है जिसको हम लोग थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको सिस्टम कहेंगे. ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स जो आउटसाइड द सिस्टम है उसको सराउंडिंग कहेंगे. सिंपल, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम आर कॉल्ड एज सराउंडिंग. तो यूनिवर्स में दो चीज़ हो गई, सिस्टम प्लस सराउंडिंग. जिसको स्टडी किया वो सिस्टम, उसको छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग. एक चाय का कप, इतना सिंपल एक चीज़ है. चाय का कप, जैसे चाय धीरे धीरे ठंडी होती है, उसमें से एनर्जी लॉस होता है. ये भी इतना सिंपल भी आपका सिस्टम हो सकता है बच्चों. चाय का कप भी आपका सिस्टम हो सकता है. उस चाय के कप के अलावा बाकी पूरी चीज़ें, सारी कुछ चीज़ें आपका यूनिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो खैर इंट्रोडक्शन उन्होंने कैंसिल किया, बट मैंने आपको इंट्रो दे दिया. कुछ चीज़ें जो अपने को कैंसिल आउट करनी है, जो डिलीटेड सिलेबस में से है, पहले उसको भी कर लेते हैं ताकि बाद में हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे. आपको तो पता ही है, मैं डिलीटेड चीज़ें भूल जाता हूँ, फिर वो पढ़ाने लगता हूँ. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम 4.2.6 जो है आपका, वो पूरा का पूरा कैंसल्ड है बच्चों. ये पार्ट पूरा का पूरा कैंसल्ड है. तो आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठे होगे, आई एम होपिंग, और साथ में ही मार्किंग कर लोगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको. ठीक है, 4.11.3 जो एंट्रोपी वाला पार्ट है आगे आएगा. अच्छा, उसके बाद फिर 4.11 तक कुछ भी कैंसिल नहीं, तो सारा कुछ करना है अपने को. ठीक है, उसके बाद 4.11 के ऑनवर्ड्स बहुत कुछ कैंसिल्ड है, वो हम लोग देख लेंगे जैसे उस पर आएंगे तब. ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई
कि सिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना। सिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऐसा। तो इसका जो है एक शॉर्ट तरीका हम लिख लेते हैं ऐसा कि भाई यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम की 3 वैरायटी होती है, 3 टाइप्स होते हैं। कि सिस्टम के कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन से 3 टाइप होते हैं बच्चों? ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। कौन से 3 टाइप होते हैं देख लेते हैं। चलो, 3 टाइप के सिस्टम हमारे होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या करता है? एनर्जी एंड मैटर बोथ, एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज करता है सराउंडिंग्स के साथ। क्या करता है? एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है। जैसे चाय का कप है, आपने खुला रख दिया, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया, सॉसर नहीं लगाया, ठीक है। जो मराठी में वो बशी बोलते हैं ना, अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उसके ऊपर? सॉसर, इंग्लिश में सॉरी सॉसर बोलते हैं, है ना। प्लेट रख दिया आपने, समझो, तो आपने वो नहीं लगाया है। तो अगर चाय का कप खुला हुआ है तो चाय में से एनर्जी जाएगी, ठंडी तो वो हो जाएगी, प्लस साथ साथ उसमें से जो वाटर कंटेंट है वो भी उड़ जाएगा, तो क्वांटिटी भी कम होगी, तो एनर्जी भी कम हुआ, मैटर भी कम हुआ। क्लोज्ड में से एनर्जी जाएगी पर मैटर नहीं जाएगा, ठीक है, ओनली एनर्जी। और आइसोलेटेड में से नाइदर एनर्जी नॉर मैटर। तो एग्जाम्पल अगर आपको याद करना हो तो बहुत आसान एग्जाम्पल है। एक चाय का खुला हुआ कप, एक चाय का कप जिस पे प्लेट रखा हुआ है, वो ठंडी तो होगी पर उसमें से चाय की क्वांटिटी कम नहीं होगी। और आइसोलेटेड मतलब थर्मस फ्लास्क में भरी हुई चाय, इसमें से ना ही चाय की क्वांटिटी कम होगी, ना ही वो ठंडी हो रही है, तो यानी कि आइसोलेटेड। तो ऐसे सिंपल 3 आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। अब इसके ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि भाई आपके डिफाइन सिस्टम एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो डिफाइन सिस्टम और डिफाइन टाइप ऑफ सिस्टम आपको यहाँ पर मिल गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये रहा डिफाइन। और इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओपन exchanges both energy and matter with the surroundings. Closed exchanges energy not matter with the surroundings. And isolated exchanges neither energy nor matter with the surroundings. तो इसका आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा है, सीधा सीधा मैं आपके लिए लिख देता हूँ। पेज नंबर 64 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मेट तो पता ही है सबको, किस तरह से हम लोग लिखते हैं। पेज 64 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ आंसर, पेज 64, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज़ में 2 टाइप आती है, देखो। तो सिस्टम की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो उसमें 2 टाइप आती हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एज आई मैंशन, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्रैश कोर्स में इसको उतना डिटेल में करने का। इसका ये मतलब नहीं हम कोई पॉइंट्स छोड़ेंगे, हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे एज यूजुअल। बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम 2 टाइप की होती हैं, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव, ठीक है। नाम से ही पता चल जाएगा। इंटेंसिव जो उसकी इनबॉर्न हो, इंटरनल हो, जिसका बाहर से कोई लेना देना ना हो, और एक्सटेंसिव मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती हो। और क्या है वो एक्सटर्नल फैक्टर? इंटेंसिव वाली जो है ये नॉट अफेक्टेड बाय मास होती है, नॉट अफेक्टेड बाय मास, यानी कि क्वांटिटी से ये अफेक्ट नहीं होती, ये अफेक्टेड बाय क्वांटिटी नहीं होती। और जो एक्सटेंसिव है वो डिपेंड करती किस पे? क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। एक एग्जांपल ले लो, बहुत आसान चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। वेट जो है किसी चीज़ का, वेट वो एक्सटेंसिव है। क्यों? क्योंकि भाई जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी लोगे उतना ज़्यादा आपको वज़न मिलेगा। पर उसका जैसे कि अगर समझो बॉइलिंग पॉइंट ले लिया आपने, पानी का बॉइलिंग पॉइंट,
1 लीटर पानी आपको भारी लगेगा उठाने में बॉटल में, या 10 लीटर पानी आपको हैवी लगेगा? ऑब्वियसली 10 लीटर, क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका वेट क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी बेटा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, 1 लीटर पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, 10 लीटर पानी भी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, मतलब वो क्या मास से रिलेटेड है या मास पे डिपेंडेंट है? नहीं, क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। तो आपको जब वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछेगा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, रट्टा मार के नहीं जाना है। अपने आप को वो सवाल करना है कि अच्छा ये प्रॉपर्टी वो जो पूछ रहा है ये क्या मास से अफेक्ट होती है? तो आपको यहाँ पर आंसर क्लियरली मिल जाएगा अपना, देख सकते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगेन अमंग्स द फॉलोइंग: मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? सीधा सीधा आपको मैंने बता दिया, टेम्परेचर। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, मैं कितना भी लीटर पानी लूँ वो तो 100 डिग्री पे ही बॉयल होने वाला है ना, है कि नहीं? उसका बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है। तो वैसे ही मास जो है ऑब्वियसली दैट विल डिपेंड ऑन क्वांटिटी, वॉल्यूम विल डिपेंड ऑन क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स विल डिपेंड ऑन क्वांटिटी, बट टेम्परेचर विल नॉट। तो सेम आपको मिलेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए आंसर। आई होप दैट इज क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ आपने देखनी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एग्जाम्पल है मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा। बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल्स। आई होप ये सब बच्चों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे फंक्शंस पे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। नाउ आई डोंट थिंक यहाँ पर उन्होंने आपको स्टेट और पाथ फंक्शन पे क्वेश्चंस पूछे हैं। जस्ट लेट मी जस्ट कंफर्म दैट वंस। या डिफाइन स्टेट फंक्शन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब ये स्टेट क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ है बच्चों के दिमाग में, एक बहुत चीज़ छोटी सी एक चीज़ है जो बचपन से आपके दिमाग में ड्रिल की गई है कि भाई स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसा नहीं है। सिस्टम का स्टेट मतलब कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना। जैसे अगर कोई एक गैशियस सिस्टम है तो मैं बोलूँ उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उसको डिस्क्राइब करता है। सपोज आपकी बात करूँ, भाई आपको कोई डिस्क्राइब करना चाहता है तो क्या बोलेगा? भाई एक मोटा आदमी, पतला आदमी, लंबा, छोटा, चश्मा लगाता है, नहीं लगाता है, काले बाल है, ब्राउन बाल है, आपकी डिस्क्रिप्शन देगा ना कोई। वैसे ही जो सिस्टम है उसकी डिस्क्रिप्शन को उसका स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस मत समझ लेना। ठीक है, तो सिस्टम की डिस्क्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टम का स्टेट बच्चों। ठीक है, तो स्टेट और पाथ ये क्या है ज़रा समझते हैं। तो स्टेट क्या बोला मैंने कि भाई उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको, तो जैसे प्रेशर को मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर ना डिस्क्रिप्शन में उसका प्रेशर बताओ, वॉल्यूम बताओ, टेम्परेचर बताओ, ये स्टेट बता दिया आपने। तो इनिशियल, फाइनल, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर हो सकता है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हो सकता है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हो सकता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इन प्रॉपर्टीज़ का, इसी को हम स्टेट बोलते हैं। ये स्टेट बदल सकता है ना, इनिशियल से फाइनल है ना, शुरुआत से लेके एंड तक ये बदल सकता है। वॉल्यूम चेंज हो सकती है, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, राइट। जिस पाथवे से ये बदलेगा उसको हम पाथ बोलेंगे, और जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज है उसको हम स्टेट्स बोलेंगे, है कि नहीं? तो ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन, इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। जो प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, जो प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन बोलेंगे। और जो पाथवे पे डिपेंड करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन बोलेंगे। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया उनको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके फिजिक्स के हिसाब से समझाता हूँ। तुम्हारा घर समझो तुम्हारे कॉलेज से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तुम डायरेक्ट सीधा घर से निकले, कॉलेज गए, कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। तो तुम्हारा डिस्टेंस किस पे डिपेंड किया? तुम्हारे स्टार्ट पॉइंट यानी हाउस, एंड पॉइंट यानी कॉलेज, ये दो चीज़ों पे, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे तुम्हारा डिस्टेंस डिपेंड किया। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? ये स्टेट फंक्शन हुआ। लेकिन अगर तुम घूम घूम के 100 किलोमीटर घूम के फिर कॉलेज आए, तो जो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा वो तो 10 किलोमीटर ही था, लेकिन तुम 100 किलोमीटर घूम के आए तो तुमने एनर्जी बहुत वेस्ट की। तो तुम्हारी एनर्जी किस पे डिपेंड की? पाथ पे डिपेंड की, है ना? वैसा फंडा है। तो जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, तो एनर्जी क्या हो गई वहाँ पे? पाथ फंक्शन हो गई। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया, जो सिर्फ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिपेंड करा था। अब काफ़ी क्लियर होगा। तो वैसे ही यहाँ पर समझ लेना, ठीक है? तो हम लोग मार्क कर लेते हैं डेफिनेशंस जो हैं। द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। इसका एक्चुअल डेफिनेशन देखो, ठीक है? ये तो सिर्फ इंट्रो था, उसका एक्चुअल डेफिनेशन: द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ
जो पाथ पे डिपेंड ना करे वो स्टेट फंक्शन है, जो पाथ पे डिपेंड ना करे वो स्टेट फंक्शन है, सीधी बात है। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉल्यूम देख रहे हो आप, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीन जो हमारे क्लासिक जो होते हैं ना चेंज ऑफ स्टेट, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन जो हमारे क्लासिक हैं ये हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, पी वी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता ही है, उसमें आर छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी स्टेट फंक्शन है, ऐसे मान लो, सिंपल है। ठीक है, उसके अलावा पाथ फंक्शन क्या होता है? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वर्क एंड हीट, अभी मैंने बताया ना कि आप कितना घूम के गए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी एनर्जी लगी बच्चों। तो सीधी बात है कि आपकी एनर्जी या आपका वर्क जो है वो डिपेंड करता है किस पे? पाथ पे, तो वो पाथ फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल गया। अगर आप देखोगे डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड टू एग्जाम्पल्स, ये आपको पेज 64 पे मिल गया। ठीक है, सीधा। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी मैंने करवा दी आपको। प्रेशर क्या है? इंटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। मास क्या है? एक्सटेंसिव। टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए, आपको ढूंढना भी ना पड़े। प्रेशर क्या था? इंटेंसिव था। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। मास क्या है? एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव है। ठीक है, इस तरह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टेट फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। अच्छा, मैंने क्या कहा कि भाई स्टेट बदलेगा, ये बोला स्टेट इनिशियल से फाइनल बदल सकता है। तो स्टेट कैसे बदलेगा? स्टेट एक प्रोसेस के थ्रू बदलेगा। तुम इनिशियल से फाइनल पॉइंट, तुम अपने घर से कॉलेज जा रहे हो, मैंने बताया तुम्हारा इनिशियल पॉइंट तुम्हारा घर था, वो फाइनल पॉइंट तुम्हारा कॉलेज था। ठीक है, बट तुम किस तरह से जा रहे हो? कोई चल के जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई रिक्शा से, कोई कैब से, कोई हेलीकॉप्टर से भी जा सकता है अगर अंबानी के लड़के हो तो इसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रोसेस है वो बहुत अलग हो सकता है। किसी भी तरीके से जाओ ना तुम, तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट तो पक्का हो गया। अब जो जिस तरह से तुम जाना चाहते हो वो तुम्हारा, कोई बोलता है भाई मेरे पास टाइम बहुत है, मैं जल्दी निकलूंगा, पैसे बचाऊंगा तो चल के जाऊंगा। कोई बोलता है भाई मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है, पहले पैसे कितने भी लगे मैं जल्दी पहुंचूंगा, है ना। हर एक के लिए अलग क्राइटेरिया है। वैसे यहाँ पर भी प्रोसेस के लिए अलग क्राइटेरिया है। एक प्रोसेस बोलता है भाई मैं टेम्परेचर मेंटेन करके चलूँगा, तो उसको आइसोथर्मल बोलेंगे। दूसरा प्रोसेस बोलता है नहीं भाई मैं वॉल्यूम को मेंटेन करके चलूँगा, तो उसको आइसोकोरिक बोलेंगे। तीसरा प्रोसेस बोलता है नहीं यार मैं प्रेशर को मेंटेन करके चलूँगा, तो उसको आइसोबारिक बोलेंगे। चौथा बोलता है नहीं मैं हीट को मेंटेन करके चलूँगा, तो उसको एडियाबैटिक बोलेंगे। यानी कि इसका मतलब अगेन इसको अगर शॉर्ट में लिखें, हम लोग शॉर्ट में लिखें तो हमारे पास प्रोसेस की 4 वैरायटी मेन होती है। कौन सी होती है? प्रोसेस की 4 मेन वैरायटी होती है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। और इसके ऊपर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी एंट्रेंस में भी बहुत आते हैं और बोर्ड्स में तो खैर आएगा ही आएगा। इसमें से कोई ना कोई एक डिफाइन वगैरह है ना कि वो क्या होता है, उसकी क्राइटेरिया या उस पर शॉर्ट नोट या एमसीक्यू ज़रूर आएगा। 4 टाइप के प्रोसेस देख लो। आइसोथर्मल हो सकता है बच्चों, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसो मीन्स सेम और सिमिलर, है ना, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, है ना। अच्छा, आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज, डेल्टा मीन्स व्हाट? चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0 है। जिनको ये भी नहीं समझ रहे, मतलब बहुत बेसिक लाइन में लिख रहा हूँ, फिर भी नहीं समझा तो देख लो, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर 0। यहाँ पे क्या लिखूँ? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर 0। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम 0। और यहाँ पर हीट कांस्टेंट, तो Q इक्वल टू 0। अब बच्चे पूछते हैं सर डेल्टा Q क्यों नहीं लिखा? हीट का एक्सचेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, नॉट बाय डेल्टा Q। ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों ऐसा? बिकॉज IUPAC ने ऐसा बोला, सिंपल, ये पहले से डिसाइडेड है, नो डाउट। डेल्टा Q नहीं, Q लिखना है। Q इज द सिंबल फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। कितना भी हीट एक्सचेंज हुआ, आया गया जो भी है, उसको Q से बोलने का। तो यहाँ पर
आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये 4 टाइप के प्रोसेस हैं। जैसा मैंने कहा, आप अपने दिमाग में इतना सिंपल एग्जांपल रखो कि आप घर से निकलो, कॉलेज जा रहे हो, बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, चल के जैसे जा रहे हो, वैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल, थर्मल वर्ड से पता चल गया टेम्परेचर मेंटेन है, बार वर्ड से पता चल गया प्रेशर मेंटेन है, कोर वर्ड से पता चल गया वॉल्यूम मेंटेन है, एडियाबैटिक से वर्ड से पता चल गया क्यू यानी कि हीट मेंटेन है। बट इन सबका बाप एक अलग प्रोसेस होता है, वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना क्या है फंडा। ठीक है, क्यों उनको इसको इन सब का बाप बोला गया? ये खास प्रोसेस है, ये खास प्रोसेस है। अब जैसा मैंने कहा कि अगर हमारे पास बहुत टाइम है तो ये मैं पूरे सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस पे पूरे 2 घंटे का एक लेक्चर लूँगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भाई ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ये वो सब चीज़ें। बट अगेन आई गिव यू अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको इतना सा याद रखना है कि जहाँ पर मैक्सिमम वर्क हो रहा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों मैक्सिमम वर्क हो रहा है? क्योंकि जो फॉरवर्ड मूविंग फोर्स है और जो बैकवर्ड मूविंग फोर्स है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आप एक दरवाजे को धक्का मार रहे हो, पीछे की साइड से दूसरा कोई इंसान उस दरवाजे को धक्का मार रहा है। आपको मेहनत यानी वर्क डन कब करनी पड़ेगी? जब सामने से अच्छा रेजिस्टेंस आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सामने वाला कमज़ोर है, आप एक बार में धक्का मार के आगे निकल जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं। तो वर्क डन तो वहाँ पे बहुत कम हुआ। मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब आप और वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए ना, कांटे की टक्कर होगी ना, तब मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर वो तो ऐसा हो गया ना कि इंडिया खेल रही है बांग्लादेश या आयरलैंड के सामने, लेकिन इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है तो कांटे की टक्कर होती है। तो वैसा फंडा है यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, तो इसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है, मार्क्स के ओरिएंटेड हमको देखना है कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस के फीचर्स। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको कई बार पूछा गया है और डेफिनेटली चांसेस बहुत हैं वापस से आने के। अगर मैं देखूं कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, पेज नंबर 65 मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, पेज नंबर 65। दिख रहा है आपको? पेज नंबर 65 पे आपको फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस मिल रहे हैं। ठीक है, क्या है वो फीचर्स? लेट्स ट्राई एंड चेक दैट आउट एंड अंडरस्टैंड। चलो, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर इनफिनिटेसिमली डिफरेंट। मतलब इनफिनिट, जैसे इनफाइनाइट बड़ा डिफरेंस होता है, इनफाइनाइट छोटा डिफरेंस होता है, इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल का मतलब एकदम चिंटू, मतलब ना के बराबर वाला डिफरेंस। तो ड्राइविंग फोर्स यानी आगे जाने वाली और पीछे आने वाली फोर्स, अपोजिंग फोर्स में बहुत कम डिफरेंस है। प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इनफिनिटेसिमल चेंज इन कंडीशंस। थोड़ा सा भी बदल दिया तो जैसे मैच एक बॉल में पलट जाता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वैसे यहाँ पे होता है भाई। फिर रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली, ये इससे अच्छा ये लाइन मार्क करो, रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कितने स्टेप्स लगते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एट एवरी स्टेप द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। हर स्टेप पे सिस्टम इक्विलिब्रियम है। एक स्टेप हुआ फिर इक्विलिब्रियम, फिर दूसरा स्टेप हुआ इक्विलिब्रियम, तीसरा स्टेप हुआ इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस चल रहा है, कोई भी एक तरफ झुकाव नहीं हो रहा कंटिन्यूसली। ठीक है ना? तो ये 4 फीचर आपके हैं किसके? 2 मार्क के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हज़ारों बार पूछा गया। अगर आप मुझे पूछो कि इस बार बोर्ड्स में, तो ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो श्योर क्वेश्चन में से एक है। इस चैप्टर में से अगर मैं आपको पूछूं, बताऊं कि आपको श्योर क्वेश्चन कौन से हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक डेरिवेशन फॉर वर्क डन, एक हेस लॉ का 101% आप मेरे से राइटिंग में ले लो, आंसर आने ही वाला है। हेस लॉ का एक न्यूमेरिकल 101% आने ही वाला है। अगर आप इतना भी नहीं करके गए इस चैप्टर से तो फिर तो पास होना डिजर्व भी नहीं करते हो। ठीक है, ये तो ये बोलने की बात ही नहीं। ये आपको अगर गिन के मैं बोलूँ कि पूरे चैप्टर में से 4 चीज़ें पढ़ के जानी, आप वो भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना है ध्यान से। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक में आपको ऑलरेडी बता चुका। एडियाबैटिक में Q0 है, आइसोकोरिक में डेल्टा V 0 है, आइसोबारिक में डेल्टा P 0 है
और आइसोथर्मल में डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर का चेंज 0 है। ये भी क्लियर है बच्चों। अच्छा, एक बहुत ही प्यारी चीज़ यहाँ पर उन्होंने आपको पूछी हुई है, आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी नेक्स्ट हम लोग इस पे जाएंगे, आपको यहाँ पर आंसर पता चल जाएगा। और फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस आप देख सकते हो डेल्टा वी इज 0, ऑब्वियस, नाउ यू नो दिस। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो आइसोकोरिक में डेल्टा वी 0। आइसोथर्मल में एक छोटा सा एप्लीकेशन दिया है उन्होंने आपको फर्स्ट लॉ का, उस पर मैं अभी आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना ध्यान से कि आपके टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जैसा मैंने कहा रिवर्सिबल में क्या याद रखेंगे आप लोग कि भाई रिवर्सिबल में 4 चीज़ें, ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, कम छोटा सा डिफरेंस है, कभी भी रिवर्स हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम है। एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो रिमेंबर मैक्सिमम वर्क। क्या याद रखेंगे आप? मैक्सिमम वर्क, जिसको हम लोग W नहीं W मैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? W मैक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना, इसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। W मैक्स बच्चों, ठीक है। आई होप ये तो क्लियर है सबको कि मैं टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो आपको साथ साथ लिखते जाना है। अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सो आइसोथर्मल और आइसोकोरिक और एडियाबैटिक और आइसोबारिक, ये 4 हो गए आपके। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाएंगे। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ हीट में आपको क्या याद रखना है? आपको साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों? साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक पेज ऐड कर देते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू लाइक दिस, दिस इज द साइन कन्वेंशन, ठीक है। आप लोगों को पता ही है क्वाड्रेंट वाइज होता है, ऐसे कन्वेंशंस आप लिखते हो जनरली। तो यहाँ पर देखना वर्क और यहाँ पर देखना हीट, ठीक है। वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट उल्टा होता है इन मोस्ट केसेस, प्लीज कंफ्यूज मत होना। हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, हीट गेन्ड बाय सिस्टम, ऐसे देखना है। तो वर्क अगर सिस्टम पे हुआ तो प्लस W, सिस्टम ने किया तो माइनस W। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, मैंने क्या बोला था, अपने आप को सिस्टम मानो। तुम काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी कम होगी ना, तो नेगेटिव, सिंपल है यार, तो माइनस W। अगर तुम वर्क डन बाय सिस्टम, तुमने काम किया, सिस्टम हूँ मैंने काम किया, तो मेरी एनर्जी कम हुई ना, तो नेगेटिव में गया ना, तो नेगेटिव। मेरे पे काम हुआ तो पॉजिटिव। अगर मैंने हीट लूज़ किया, तो ये तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा लॉजिक से, अगर मैंने हीट लूज़ किया तो -H और गेन किया तो +H, इतना ईजी। या फिर इसको हम लोग, हीट है तो हम लोग Q बोलेंगे ना, तो -Q और +Q। और एक चीज़ आप सोच सकते हो, जैसे कि -Q +Q तो है ही, आप डेल्टा H जैसा मैंने बताया एंथैल्पी, ये भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये पूछा जाएगा कि भाई प्लस माइनस कब लिखना है, कैसे लिखना है, आपके साइन कन्वेंशन किस तरह के हैं। तो साइन कन्वेंशन ये रहे, देखो आप देख सकते हो, ये आपको पेज नंबर 67 पे आपके मिलेंगे, ठीक है। ये रहा यहाँ पर पेज नंबर 67, पेज नंबर के साथ दिया हुआ। व्हाट आर द साइन कन्वेंशन, आपको सिर्फ 2 लाइन में लिखना है, पूरी रामायण लिख के नहीं आनी वहाँ पे। एक चीज़ और आप लोग गलती करते हो, 1 मार्क के लिए 5 लाइन लिखोगे और 2 मार्क के लिए 2 लाइन लिखोगे, फिर आके पूछोगे सर नंबर क्यों नहीं मिले, नंबर डिजर्व ही नहीं करते हो, तो कहाँ से मिलेंगे। 1 मार्क के लिए 1 वर्ड या 1 लाइन लिखो और 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखो, तभी नंबर डिजर्व करोगे, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा स्मार्ट गिरी नहीं करनी अपने को कि अपने को बहुत आता है इसमें तो अपन लिख के आएंगे, ऐसा नहीं भाई। 1 मार्क है, 1 मार्क का ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो हीट अब्जॉर्ब तो +Q, हीट रिलीज तो -Q, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो +Q, बाय द सिस्टम तो -Q, ऑलरेडी बता दिया। नोट बोथ आर पाथ फंक्शन, ये तो पता ही है अपने को, है ना, कि जितना आप पाथ लंबा चौड़ा फॉलो करोगे उतनी एनर्जी खर्च होगी, उतना हीट खर्च होगा, उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा,
है कि नहीं? बहुत सिंपल है. अच्छा, नाउ राइट द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क. आप देख रहे हो मैक्सिमम वर्क ये पूछा. मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम वर्क, ये शब्द देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों? कि भाई प्रोसेस कौन सी हो रही? प्रोसेस रिवर्सिबल हो रही है. बोलो हाँ कि ना? मैक्सिमम वर्क ये शब्द देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है. सीधी बात है. तो क्या है मैक्सिमम वर्क? इसके ऊपर हम लोग आएंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. ठीक है, मैक्सिमम वर्क एक एक करके हम लोग क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, थियरी भी कवर कर रहे हैं. ये तो आप देख सकते हो. ठीक है. W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. वो बोलो सर ये कहाँ से आया? W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी ये एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ये कहाँ से डिराइव किया वो भी दिखा देता हूँ. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर एक गैस लिया इन्होंने, एक सिलेंडर में गैस लिया, उस गैस के ऊपर एक ढक्कन को हम लोग पिस्टन बोलते हैं. पिस्टन मूवेबल है. गैस एक्सपैंड होगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस कंप्रेस होगी तो पिस्टन नीचे आएगा. डिस्टेंस बाय विच द पिस्टन मूव्स इज डी. डिस्टेंस बाय विच द पिस्टन मूव्स इज डी. और जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो पी. आपको पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखो फोर्स को मैं प्रेशर इनटू एरिया लिखूं. आप बोलोगे ये माइनस क्यों लिखा भैया? क्योंकि गैस, मैंने क्या बोला, गैस एक्सपैंड हो रही है तो गैस वर्क कर रही है. यहाँ देखो क्या बोला था, वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, तो गैस वर्क करी तो माइनस माइनस है इसलिए माइनस लिखा. सीधी बात है यार. अच्छा, डेल्टा वी वॉल्यूम इज एरिया इंटू डिस्टेंस. वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, एरिया इज मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस इज मीटर. तो फिजिक्स का बेसिक्स है. तो मैंने क्या किया, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कर दिया. ठीक है, सिर्फ सब्सटीट्यूट किया, आंसर मेरे को क्या आ गया, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला हो जाता है. ये नॉर्मली आपको यूज़ करना है कभी वर्क डन के लिए. कभी यूज़ करना है ये वर्क डन के लिए. पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आपको कब यूज़ करना है बच्चों? वर्क डन के लिए यूज़ करना है. ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना. ये सब लोग बहुत क्लियरली नहीं बताते, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ. मैक्सिमम वर्क आए तो फॉर्मूला अलग है. शब्द मैक्सिमम वर्क को चेक करना क्वेश्चन में. सिर्फ वर्क पूछा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना. ओनली वर्क पूछा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना. मैक्सिमम वर्क पूछा तो अलग फॉर्मूला है. तो अगर आप इस तरह देखेंगे, यहाँ पर वर्क डन पूछा है, देखो क्वेश्चन 4 देख लो, आपको आंसर आ जाएगा. वर्क डन पूछा है कि मैक्सिमम वर्क डन पूछा है? सिर्फ वर्क पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. देख सकते हो, बहुत ही मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं छोड़ा ना, है कि नहीं. W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. प्रेशर कितना है वो बोल रहा है, प्रेशर कितना है बोल रहा है. चेंज ऑफ वॉल्यूम तो आपको 2.3 dm क्यूब दे दिया. प्रेशर बोल रहा है 1 बार, 1 इंटू 2.3 dm क्यूब. पर आप देखोगे 1 बार प्रेशर तो है, ठीक है, 1 बार प्रेशर हो तो ठीक है. पर अगर आप देखेंगे ऊपर से उन्होंने दिया वैक्यूम. क्या दिया है? वैक्यूम. देखो ट्रिक कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में. क्या कर रहे हैं? वैक्यूम दिया हुआ है. तो वैक्यूम में क्या आप मुझे बता सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है बाहर से? जब वैक्यूम में कुछ है ही नहीं तो प्रेशर एक्सटर्नली कितना होगा? पी एक्सटर्नल कितना होगा? 0. तो जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? 0. तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए. ट्रिक कर रहा है वो आपको. वैक्यूम शब्द देखना तो वर्क डन कितना लिख देना? 0. है कि नहीं? बट हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर से सीखने मिली कि भाई मैक्सिमम वर्क डन नहीं बोला तो इसलिए मैंने फॉर्मूला कौन सा लिखा है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लगाया. चेक कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना. सेम वे अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखो, सॉरी ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला है ना, देखो वर्क डन इन डीएम क्यूब बार, मतलब लीटर एटमॉस्फेयर है ना आपका. डीएम क्यूब इंटू बार, प्रेशर इंटू वॉल्यूम है ना, पी इंटू वी है ना, प्रेशर वॉल्यूम. प्रेशर किस में होता है? बार में होता है. वॉल्यूम डीएम क्यूब में. तो ये यूनिट है. 200 ml इथिलीन 150 ml HCl के साथ रिएक्ट करता है. 200 ml इथिलीन 150 ml HCl के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो आपका वर्क डन कितना होगा? अब देखो यहाँ पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में से यहाँ से पूछा हुआ है, डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल में से पूछा हुआ है. वो क्या बोलता है?
अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये रहा रिएक्शन HCl के साथ में क्या बनाता है वो C2H5Cl। अब आप जिन लोगों को ये नहीं आता उनको तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपको एल्कीन प्लस HX मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन ये सिखाया हुआ है HDA में। एल्कीन प्लस HX गिव्स एल्काइल हैलाइड। कितना बोला उसने आपको? उसने बोला इसका 200 ml है आपके पास, इसका 150 ml है ना? इसका 200 ml है, इसका 150 ml है, ठीक है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है HCl आपका कम है ना, तो 1 मोल HCl था तो 1 मोल ये बनेगा, तो ये भी 150 ml ही बनेगा, ये भी 150 ml बनेगा। मतलब इनिशियली आपके टोटल वॉल्यूम कितनी थी? 350 ml थी, दोनों गैसेस थे, चेक कर लो, ठीक है। और लास्ट में आपका प्रोडक्ट कितना बचा? 150। मतलब कि डिफरेंस कितना आया बच्चों? डिफरेंस कितना आया? 350 माइनस 150 यानी कि 200, ठीक है ना? नहीं, पहले कितना था? सॉरी, नहीं, 1 मिनट। अच्छा हाँ, सॉरी, 350 नहीं, 300 था ना। ये 200 अवेलेबल था, बट इसका 150 ही रिएक्ट करेगा। इसका 150, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो 150 मतलब 300 ml रिएक्ट किया, उसमें से 150 ml गैस बनी। मतलब डिफरेंस इन वॉल्यूम कितना आया? 300 में से 150 बना, मतलब डिफरेंस आया 150 ml का, ठीक है। प्रेशर कितना है? 1 बार, तो 1 बार इंटू 150 ml, तो आंसर आएगा 15 जूल, 15 जूल। बट DM³ बार में क्या है? देखो, चेक करो, उसने क्या पूछा? DM³ बार पूछा है ना, यूनिट। DM³ बार में क्या है देख सकते हो आप, सीधा सीधा आपको 0.15 मिलेगा। जिन लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा उनके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन दे देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे हैं अभी भी जिनको ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, आई नो। वर्क डन इज प्रेशर एक्सटर्नल, देखो 1 बार प्रेशर है, 1 इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। इनिशियली ये 150 था, ये 200 था, मतलब इसका 150 इसके 150 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 300 माइनस टोटल कितना बना? 150, तो 1 इंटू 150, 1 इंटू 150 ml, और अपने को लीटर में पूछा है ना। लीटर में कितना हुआ? ये 0.15। क्यों लीटर में? क्योंकि DM³ पूछा, देख लो, अब क्लियर हो गया होगा। DM³ है इसलिए लीटर की बात की हमने, यानी कि 0.15, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करने। तो हमारे MCQs काफ़ी इजी हैं इस चैप्टर के। स्टैंडर्ड 5-7 MCQ है, इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। देखो, मैं हर बार ये बोल रहा हूँ, श्योर क्वेश्चन, या तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, चांसेस उस बात के बहुत हाई हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, या तो एटलीस्ट सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट, माइनर वैल्यूज़ यहाँ वहाँ करके वो पूछ सकते। जैसे 200 ml का वो 400 ml करके पूछ सकता है, ठीक है, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट वो एग्जैक्टली सेम रखेगा। ये मैं आपको रिटन में गारंटी करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझना कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। फॉर्मेट पकड़ लेना, फॉर्मेट रिपीट होगा, फॉर्मेट वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 101% गारंटी है। और उतने क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करके जाओ, ओके। चलो, अब आते हैं हम लोग एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, वो कर रहे थे हम लोग। तो डिराइव, राइट द एक्सप्रेशन बोला है, डिराइव नहीं बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन बोला है, डिराइव द एक्सप्रेशन नहीं बोला है। तो ज़्यादा हीरो बन के पूरा डेरिवेशन लिखने मत जाना, आता है तो इसलिए लिख दूंगा, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ध्यान से देख लो, W मैक्स, अब सब लोगों को ये दिख रहा होगा बच्चों, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे येलो कलर से, और फिर उसके बाद उसको एक रेड कलर के बॉक्स में डाल रहा हूँ आपके लिए, ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर W मैक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट द एक्सप्रेशन, पेज 69 आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सीधा सीधा आपको पेज 69 मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास, ओके। चलो, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने P डेल्टा V आपको मार्क करके दिया।
डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर इसके लिए पेज नंबर भी लिख देता हूँ। दिस इज पेज नंबर 67। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कैसे डिराइव किया था हमने? कंसिडर गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर। जो लाइन, जो वर्ड मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको एज इट इज उठा के लर्न कर लेनी है। आपको क्वेश्चन, पेज नंबर और मार्किंग दे रहा हूँ। आई थिंक इससे ज़्यादा तो आपकी हेल्प नहीं हो सकती। ठीक है, समझा भी रहा हूँ कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है तो लर्न करने में आसानी होगी। अगर आप इसमें हो, इस थॉट प्रोसेस में हो कि अच्छा सब मार्किंग है मेरे पास, सब रेडी है, आखिरी दिन पढ़ूंगा, याद करके नेक्स्ट डे लिख के आ जाऊंगा, नहीं होगा आपसे। अभी लर्न करो प्लीज। ठीक है, इट इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन। ठीक है, टिपिकल चीजें मार्क करवा रहा हूँ, पूरी चीजें नहीं लर्न करनी, रट्टा नहीं मारनी। इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एट टेम्परेचर T। ऑन एक्सपेंशन, ठीक है, ऑन एक्सपेंशन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। पता है अपने को, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, वेयर P एक्सटर्नल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन बाय लाइन आपने लर्न कर लेना है, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन। इफ पिस्टन मूव्स एट अ डिस्टेंस D, वर्क डन W इज F इंटू D। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, आप 4.1 नहीं, आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इंटू आपको 3 मिलेगा। 4 क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। सो देयरफॉर ये मेरा मेन इक्वेशन है, जिसको मैंने प्यारा सा आपको बॉक्स करके दिया हुआ है, वेयर V2 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सिंपल। ठीक है, when gas is compressed W is positive, when gas expands W is negative। ये तो ऑब्वियस है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, फिर से बोलते रहते, मैं बार बार ये कॉमन सेंस वर्ड यूज़ करता हूँ। केमिस्ट्री से ज़्यादा कॉमन सेंस आपको मार्क्स ला के देगा। ठीक है, इतना याद रखना। गैस एक्सपैंड हो रही है तो गैस खुद काम कर रही है ना, तुम खुद को गैस मानो। सोचो तुमको पिस्टन को धक्का मारना है, तुम मेहनत कर रहे हो तो वर्क डन क्या है? तुम्हारा एनर्जी लॉस हुआ ना, तो वर्क डन नेगेटिव है भाई। और जब कंप्रेस हो रहा है, तुम्हारे पे काम हो रहा है, तुमको कोई दबा रहा है, तो क्या हो रहा है? वर्क डन पॉजिटिव है। ऐसे देखना है। फ्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी मैं आपको एमसीक्यू में बता चुका कि जैसे ही गैस एक्सपैंड्स इन वैक्यूम देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, विच मीन्स P एक्सटर्नल इज 0, हेंस वर्क डन इज ऑल्सो 0। एमसीक्यू नंबर 4 में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका, देख लो। एमसीक्यू नंबर 4 में वैक्यूम वर्ड हाईलाइटेड है। ये सिंपल टिपिकल चीज़ें हैं, अभी समझा रहा हूँ, देख रहे हो, समझ रहे हो, याद रखना, ये बोर्ड में आएंगे, पक्की बात है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बोर्ड्स में ज़रूर आएंगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, मैक्सिमम वर्क का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, क्या है ध्यान से देखना। मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला क्या है? -2.303 nRT। n इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, log ऑफ V2 by V1 टू द बेस 10। सीधी बात। ठीक है, बॉयल्स लॉ आप सबने 11th में पढ़ा है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देयरफॉर यही सेम फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज P1 by P2। सिर्फ वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर का, प्रेशर का टर्म मैंने लिखा है, चेक कर सकते हो आप, आपको दिख रहा होगा। वॉल्यूम की जगह पे आपने प्रेशर का टर्म लिख दिया है, आप देख सकते हो बच्चों। सो बॉयल्स लॉ के हिसाब से आपका P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के हिसाब से V2 by V1 को मैंने P1 by P2 भी लिख दिया तो चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक डेरिवेशन प्रेशर वॉल्यूम वर्क का पूछ लिया, वो मैंने बता दिया। एक आपको टर्म उन्होंने पूछ लिया कि भाई मैक्सिमम वर्क का क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। एक पूछ लिया उन्होंने यहाँ पर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। देखो ये वाला, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। जो मैंने आपको बोला ना कि डेरिवेशन कब लिखना और एक्सप्रेशन कब लिखना, ध्यान से देखना। वो अगर राइट द एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं तो डेरिवेशन मत लिखना बेवकूफ़ जैसा, और जब वो डिराइव करने बोल रहे हैं क्लियरली तो डिराइव करना।
अब डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन में थोड़ा इंटीग्रेशन यूज होगा। क्या फंडा है देखते हैं। डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क बच्चों, ये एक डेरिवेशन है। अच्छा, इस चैप्टर में से ये दो डेरिवेशन, एक तो नॉर्मल वर्क वाला, प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाला, और दूसरा ये मैक्सिमम वर्क वाला, ये दो में से एक आप बोल सकते हो कि आने के चांसेस बहुत हाई है। आई वुडंट से श्योर क्वेश्चन, बट चांसेस बहुत हाई है। श्योर क्वेश्चन हेस लॉ गारंटीड, आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोबारिक में से एक गारंटीड 101% ये आने ही वाला। इसको तो आप मतलब कोई चांस ही नहीं कोई डाउट करने का। ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अगेन मैं लाइन बाय लाइन मार्क करूंगा, आपको एज इट इज उठा के लिख लेना है, आपका डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं मार्क करके रीड कर लूंगा और मेरे को एग्जाम में डेरिवेशन आ जाएगा, लेट मी बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, आपको नहीं आएगा। आप कितने भी बड़े आइंस्टाइन के नाना क्यों ना हो, एक बार डेरिवेशन देख के किसी को याद नहीं रहता जब तक लिख के प्रैक्टिस ना करो। अगर आप इस गलत फहमी में हो तो उससे बाहर निकलो। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ है। कंसिडर n moles of ideal gas, always ideal gas, in a cylinder fitted with frictionless movable piston. सेम लाइन हर जगह चेक करो, उसमें भी सेम लाइन थी। अच्छा, एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। रिवर्सिबली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, और मैक्सिमम वर्क किस में आता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है ना। ऑलरेडी बोल दिया मैंने आपको ये तो एक्सपैंड। अच्छा, एक्सपैंड मतलब नेगेटिव आने वाला है, ये भी आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि एक्सपैंड बोला तो नेगेटिव, कंप्रेस बोला होता तो पॉजिटिव होता। तो ये कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ध्यान से देखना। एक्सपैंड बोला तो नेगेटिव क्लियर, और रिवर्सिबल क्लियर। नाउ इसमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। आप याद करो, रिवर्सिबल प्रोसेस के मैंने फीचर बोले इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाला डायरेक्टली लिख दिया था मैंने, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या करना है, बस सेम चीज़ को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के हिसाब से लिखना है, बस इतना डिफरेंस है। ध्यान से देखना। नाउ दिस एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। ड्यूरिंग ईच स्टेप external pressure is made infinitesimally smaller than the pressure of the gas. जो बाहर का प्रेशर है उसको गैस के प्रेशर से थोड़ा कम किया जाता है ताकि गैस को एक्सपैंड करने का मौका मिले। तुम सिलेंडर के अंदर हो, तुम्हारे सर पे पिस्टन रखा है, अगर तुमको पिस्टन को उठाना है तो बाहर का प्रेशर कम करना पड़ेगा ना, तो ही तो तुम पिस्टन को उठा पाओगे। सोचो ऐसे, तभी दिमाग में जाएगा। तो जब प्रेशर बाहर का कम करोगे तो पिस्टन ऊपर उठेगा, तो एक्सपेंशन धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, गैस एक्सपैंड्स स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपेंशन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अच्छा, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन सच अ वे दैट एवरी टाइम पी एक्सटर्नल इज लोअर्ड इनफिनिटेसिमली। अब ये रिपीट होगा, बहुत बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, ये बहुत रेपिटेशन वाला काम है। ठीक है, डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग इक्वेशंस पे। वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय इनफिनिटेसिमल अमाउंट। इनफिनिटेसिमल वर्ड बहुत बार आने वाला है। बहुत सारे बच्चे, तुम लोग जो हो, सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हो, फिर भी इनफिनिटेसिमल ये सिंपल सा शब्द बोलने में और लिखने में गलती करते हो। इनफाइनाइट, ध्यान से देख लो, इनफाइनाइट सिमल ऐसा है, बट द प्रोनाउंसिएशन इज इनफिनिटेसिमल। It's very sad to see that English medium studied students are not able to say this word or write the spelling also. So just focus, take 2 seconds, look at the spelling, look at the word also, and how to say it and how to write it. Okay? Right? Infinitesimal amount dV. देखो, प्रेशर आप थोड़ा सा कम कर रहे हो तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा ना, इनफिनिटेसिमल अमाउंट, और वर्क डन भी थोड़ा सा होगा। तो जब थोड़ी सा प्रेशर कम किया तो थोड़ी सा वॉल्यूम बढ़ा, तो थोड़ी सा वर्क भी तो हुआ। समझ रहे हो कि नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो है DW। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अच्छा, ये टेक्स्ट बुक के इनका इक्वेशन लिखने का तरीका भी बड़ा अजीब होता है, क्योंकि तुमको 1 2 3 4 लिखना है, तुमको थोड़ी 4.6, वो तो
वो तो इनको टेक्स्ट बुक में लिखना था इसलिए इन्होंने 4.6 लिखा ना। तुम तो इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे ना एग्जाम में, तो तुम 1 लिख के ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से जो प्रेशर है वो चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, वो इंटरनल माइनस एक्सटर्नल ऐसा हुआ ना। इंटरनल गैस का प्रेशर P, बाहर का P एक्सटर्नल, बोला मैंने प्रेशर बाहर का थोड़ा सा कम किया तो गैस का एक्सपेंशन हुआ, तो डिफरेंस को मैंने dP बोला, तो P एक्सटर्नल को मैंने P माइनस dP बोला, तो dW को मैंने P माइनस dP इंटू dV किया। मतलब क्या, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, और कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3 1 एंड 2 कर दो। देख लेना ध्यान से, टेक्स्ट बुक में लिखने का तरीका अलग होता है, आपका अलग होगा, ध्यान से देख लो। टेक्स्ट बुक में वो लोग 4.5 4.6 ऐसा लिखते हैं, बट आपने 1 और 2 लिखना है ना, तो आप लिख के वैसे ही प्रैक्टिस करना, नहीं तो एग्जाम के दिन कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा 4.2 कौन सा 4.5। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक प्रिंट करते वक्त अगर ध्यान दी जाए तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बट ठीक है, वो चेंजेस मैं आपको करके दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन DP/dV जो है ये बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि DP बहुत छोटा नंबर है, जैसे DP समझो 0.1 है और DV भी 0.1 है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है वो तो 0.01 हो गया ना, तो और छोटा हो गया। दो छोटी चीज़ों का प्रोडक्ट आप इग्नोर कर सकते हो, क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। तो निग्लेक्टिंग द प्रोडक्ट विच इज़ वेरी स्मॉल, यू डायरेक्टली गेट dW इज इक्वल टू माइनस P/dV। अब बोलोगे सर इसमें नया क्या था, जब वर्क डन वॉज P∆V, तो यहाँ पे छोटा वर्क डन इज P, छोटा वॉल्यूम चेंज, करेक्ट, सही तो है। तो dW इज माइनस P/dV, है बड़ा आसान, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पर फंडा क्या है, हाउ टू गेट द टोटल वर्क, द टोटल वर्क वुड बी द सम, वुड बी ऑब्टेन्ड, ऐसे मार्क करो, द टोटल वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 3 लिख लो, ठीक है। जो इक्वेशन 3 आपको मिला उसको आप इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन तो आपको मुझसे अच्छा आता है, मैं तो बायो वाला हूँ, पता है ना यार, मेरा मैथ्स खराब है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है dW का, तो देयरफॉर यू गेट W मैक्स इज P∆V, माइनस साइन इन्होंने खा गए, माइनस साइन एक बार खा गए फिर एक बार लिखा, माइनस साइन बाहर है, देखो ध्यान से ज़रा, माइनस साइन बाहर है, ध्यान देना माइनस साइन पे। तो ये जो आपका इक्वेशन है बच्चों, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4, है ना। एंड देन आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से P इज इक्वल टू nRT, तो P को मैंने nRT से रिप्लेस करा, देखो P को मैंने nRT से रिप्लेस किया, जो जो मार्क करते जा रहा हूँ एज इट इज़ लिखना है। तो nRT बिकॉज T इज़ कॉन्स्टेंट, n नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं किया, n मोल्स लिया है, R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट को, लिमिट्स लगा दिए, नेचुरल लॉग लगा दिया, V2/V1 लिमिट हो गई मेरी, नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1 इज इक्वल टू दिस। आई होप एवरीबडी गॉट दिस। इस तरह से तो यहाँ पर आपका W मैक्स का पूरा डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट होता है। दिस इज योर मेन इक्वेशन, आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 5, और इसी का फॉलोअप है V2/V1 की जगह P1/P2, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है पेज नंबर 69 पे दिया हुआ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। क्लियर, चलो, तो ये हो गया हमारा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सबसे इजी चीज़ इस चैप्टर की, सबसे आसान चीज़ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सबसे इजी चीज़। जरा देखते हैं क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is nothing but the law of conservation of energy. First law of thermodynamics is nothing but the law of conservation of energy. तो आपको ये बोलेंगे नहीं पूछा हुआ, ठीक है।
पूछना तो चाहिए, हाँ, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा है, यस, उसके बिना तो चलेगा नहीं. दे विल ऑलवेज आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो बचपन से आप पढ़ते आए हो स्कूल में. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाला हिसाब है. तो यहाँ पर इसके स्टेटमेंट्स हैं. एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये एक तरीका है बोलने का. टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये दूसरा तरीका है. एक ही चीज़ को बोलने के अलग अलग तरीके हैं. एनर्जी बेसिकली कांस्टेंट रहेगी, यूनिवर्स की भी, सिस्टम की भी, आइसोलेटेड सिस्टम की है. और या तो फिर आप सबसे अच्छा तरीका बोल सकते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये तीनों तरीके हैं आपके पास ये चीज़ को बोलने के. बट हाउ डू यू राइट द एक्सप्रेशन? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ? ध्यान से देखना. द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ इज रिटन लाइक दिस: डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. व्हाट इज डेल्टा यू? What is delta U? Let's see. Delta U is internal energy का change. Delta means change, ये तो पता ही है. U is internal energy. Q is heat, ये तो मालूम है सबको. और W is work, ये भी मालूम है. तो internal energy, heat और work, इस तरह से ध्यान से देखना. डेल्टा U is equal to Q plus W. अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अलग अलग प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है इस चैप्टर का. है बड़ा आसान पर ट्रिकी लगता है बहुत बच्चों को. ठीक है, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखकर क्लियर कर देता हूँ. हमारे पास कौन से 4 प्रोसेस थे याद करो. हमारे पास आइसोथर्मल था, है ना, आइसोथर्मल था. हमारे पास आइसोकोरिक था. हमारे पास आइसोबारिक था. और हमारे पास एडियाबैटिक था. ठीक है, आप बोलोगे हाँ 4 प्रोसेस थे हमारे पास, ये तो हमने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले किया. ठीक है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ का इक्वेशन बोलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू फर्क नहीं पड़ता, आपके बुक में स्मॉल कैपिटल क्यू दिया हुआ है, स्मॉल क्यू लिखते हैं अपन जनरली. ठीक है, बिफोर यू आस्क दैट क्वेश्चन लेट मी क्लैरिफाई. आइसोथर्मल में मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बच्चों. मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर 0. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ऐसा बोला था, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर 0. टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. तो अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 0. अगेन इसके ऊपर पूरा लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए हमारे पास क्रैश कोर्स में हमारे स्कोप में तो नहीं है, पर सिंपल भाषा में ये याद रखना, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगी. तो मुझे बताओ तुम्हारे इस इक्वेशन में अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा बताओ. तो देयरफॉर कैन आई से वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू और क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. कितना सही है, क्योंकि एक साइड तो तुम्हारी 0 होगी ना. सो ऐसा करना है आपको कि ये जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है इसको अलग अलग सिचुएशन में मॉडिफाई करके चेक करना है. तो आइसोथर्मल में जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है इट बिकम्स W इज इक्वल टू माइनस क्यू. आप बोलोगे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, एक ही इक्वेशन दो. कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अप्लाई करके बता रहा हूँ. क्यों अप्लाई करके बता रहा हूँ यहाँ देखना. क्वेश्चन नंबर 5 आपके MCQ में आपको आंसर मिल गया. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस W इज इक्वल टू माइनस क्यू. क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है W इज इक्वल टू माइनस क्यू. कैन यू चेक दैट? यस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसको मिस मत करना बच्चों. ओके, बहुत आसान. चलो देखें, नेक्स्ट देखें आइसोकोरिक. अब बोलोगे ठीक है
आइसोकोरिक में डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, हमको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो देयरफॉर पी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे क्यों? प्रेशर इंटू डेल्टा वी 0, प्रेशर इंटू 0 इज एनीथिंग इंटू 0 इज 0, ठीक है। और पी डेल्टा वी क्या था? देयरफॉर वर्क डन इज 0। लगाओ इस इक्वेशन में, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। देखो कितना प्यारा, समझ में आ रहा है? तो आइसोकोरिक के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। फिर से देखो, आपको हर एक एक आंसर मिलते जाएंगे, देख लेना, मस्त है। कहाँ गया भैया? एक है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो इन्होंने मिसप्रिंट किया है, डिराइव द एक्सप्रेशन। वाह, क्या पूरा टोटली क्वेश्चन मिसप्रिंट। बट यहाँ पर राइट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड हीट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, ये रहा, मैंने आपके लिए यहाँ पर डिराइव करके दिया है। तो 70 to 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन मैं आपको टेक्स्ट बुक में मार्क करके या यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, जो नहीं है मैं खुद से आपको लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कोई भी टीचर, पहले सारे टीचर वैसे मेहनत कर ही रहे हैं, सब लोग आपको अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं और अभी तक पढ़ाते आए हैं, पर इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना हम आपके लिए, राइट? कोई भी टीचर नहीं कर सकता। मैं आंसर लिख के दे रहा हूँ, लिखे हुए आंसर आप लर्न करके नहीं जाओगे तो फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बच्चों आइसोकोरिक भी आप देख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, और ये रहा आपका उसका डेरिवेशन। मतलब डेरिवेशन भी नहीं बोल सकते, जस्ट अप्लाई करना है इक्वेशन को फॉर दैट सिचुएशन। आइसोबारिक सबसे इजी, आइसोबारिक में क्या है? डेल्टा पी इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। आप देखो तो उस पूरे सेक्शन में डेल्टा पी तो कहीं है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, ये आइसोबारिक के लिए अप्लाई होगा, सेम स्टैंडर्ड रहेगा, सेम तरीका रहेगा। डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। एंड एडियाबैटिक तो भाई कोई बच्चा भी बता देगा, क्यू ही 0 हो गया, तो ये क्यू जो है ये 0 हो गया, तो डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है ना? क्लियर? तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो। और एक सवाल उन्होंने आपको यहाँ पर पूछ लिया है, वाई इज वर्क डन इन अ वैक्यूम 0। ऑलरेडी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, क्यों बताओ? क्यों भाई 0 है? वर्क डन इन वैक्यूम इज 0, क्यों? बिकॉज P एक्सटर्नल इज 0, बिकॉज बाहर का जो, बिकॉज वैक्यूम में P एक्सटर्नल इज 0, तो ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, ये देखो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, जो P 0 है, 0 इंटू डेल्टा वी 0, सीधी बात। इसको हम लोग फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। कोई रोक टोक नहीं है, करो एक्सपैंड, ऐसा है, ठीक? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? आई बिलीव सो, राइट? सो यहाँ पर हमने देख लिया हमारा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में उसका एक्सप्रेशन। एंथैल्पी हमने ऑलरेडी बता दिया भाई, इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। मतलब इन जनरल अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो एनर्जी यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो थी, उसको मैं आपके लिए एंथैल्पी बोलता था और बोलता हूँ रादर, ठीक है? सो दैट वाज योर दिस थिंग, द एंथैल्पी। नाउ वो आपको पूछेगा, एंथैल्पी डिफाइन। एंथैल्पी तो आपको मैंने यहाँ पे मार्क करके दे दिया। वो बोलेगा डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अलग अलग टाइप की एंथैल्पी वो पूछेगा। तो एनर्जी जो है वो अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से डिफाइन की गई है। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे डेफिनेशन है, बाप रे कैसे करेंगे, जबकि एक्चुअली अगर आप देखो द फॉर्मेट फॉर ऑल दीज डेफिनेशंस इज द सेम इन दिस चैप्टर।
तो ये जो अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज हैं, इनके डेफिनेशंस को हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले। चलो, सिंपल है, जस्ट फॉर्मेट आपको पकड़ना है, फॉर्मेट पकड़ना है बच्चों। फॉर्मेट आपने पकड़ लिया, आपका काम आसान हो गया। ध्यान से देखना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। शुरुआत ऑफ द टॉपिक, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में हम फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दोनों की एनर्जी चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। करेक्ट है, दोनों की एनर्जी चेंजेस को हम स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। फिजिकल में सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। सॉलिड से जब लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। लिक्विड से गैस होता है उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। नाम से ही पता चल जाता है, स्कूल में पढ़ा था। मेल्टिंग को फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन, आप जो फ्यूजन सोच रहे हो वो नहीं। आपकी जनरेशन सिर्फ डांस और म्यूज़िक का फ्यूजन या खाने का फ्यूजन सोचती है। केमिस्ट्री में ज़रा साइंस में आओ, फ्यूजन का मतलब क्या है? मेल्टिंग, मिक्स, दो चीज़ें मिक्स करने को भी फ्यूजन कहते हैं ना, वो अलग है। यहाँ पर फ्यूजन का मतलब है मेल्टिंग। तो जब सॉलिड से लिक्विड जाए तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलना, लिक्विड से गैस जाए तो वेपराइजेशन बोलना, सॉलिड से गैस जाए तो सब्लिमेशन बोलना। तो क्या आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर रेडीमेड सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे। कंबशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देख लो, देखो सब्लिमेशन यहाँ पे रहा आपके स्क्रीन पर। देवी और सज्जनों देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर, 2 मार्क के लिए ये डेफिनेशन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। क्या बोला मैंने? सब्लिमेशन शब्द का मतलब ही है सॉलिड टू गैस, और हमेशा डिफाइंड पर मोल होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल देखना है। सब्लिमेशन बोला 1 मोल सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड टू गैस, 1 मोल, चेक करो, 1 मोल सॉलिड टू वेपर, देख सकते हो, ठीक। पेज नंबर देख लो, (74) पेज नंबर 74 पे ही आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे पेज नंबर ऊपर लिखे हुए हैं थोड़े बहुत, जो नहीं लिखे वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक खोलो, मार्किंग भी दी है, आंसर लर्न करो। फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बोल बोल के पका डालूंगा, क्योंकि भला आपका होगा, मेरा नहीं। एग्ज़ाम मुझे नहीं देना है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास नौकरी नहीं है, खुद प्रैक्टिस है, सब कुछ अच्छा है। टेंशन आपका है, तो इसलिए सुनो समझो, ओके। चलो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। तो भाई क्या है? सेम, 1 मोल सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फंडा वही है यार, एंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज है ना। कैसे बताते? एच ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे क्या बोलेंगे? एच ऑफ सब, शॉर्ट में उसका सिंबल है एच ऑफ वेप, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगेन इफ यू सी 1 मोल सॉलिड टू लिक्विड, वही हुआ 1 मोल सॉलिड टू लिक्विड, वहाँ पे 1 मोल सॉलिड टू गैस, यहाँ पे 1 मोल लिक्विड टू गैस होगा ना। देखो 1 मोल लिक्विड टू गैस, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, सेम 1 मोल वेपराइजेशन लिक्विड। बोलोगे हाँ सर ये बात तो सही है, फॉर्मेट तो सेम है यार। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा मिल जाता है आंसर। आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या पूछा हुआ है। जैसे कि आई होप आप लोगों को मेरा ये दिख रहा होगा, कर्सर दिख रहा होगा। हाँ, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये रहा। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 74, सेम। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन
इसका भी आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 74 पे। तो ये रहा 74 पे, ये रहा 74 पे। तो तीनों आंसर आपको पेज नंबर 74 पे मिल जाएंगे। 74 पेज नंबर पे आपको तीनों मिल जाएंगे। मैंने तीनों आपके लिए मार्क कर दिए सीधा सीधा। चलो मार्किंग ले लो, पेज नंबर ले लो और सीधा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया आपने। 1 मोल है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, ख़त्म। नेक्स्ट पे आओ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयोनाइजेशन चेक करते हैं। एटमाइजेशन नाम से पता चल रहा है एटमाइज करना है। क्या, किस चीज़ को एटमाइज करते हो? मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के एटम करोगे। तो मॉलिक्यूल को डिसोसिएट यानी तोड़ना, इनटू एटम्स करना है। देखो एंथैल्पी चेंज 1 मोल इनटू एटम्स। अच्छा आप बोलोगे सर ये इतना सारा हम लर्न तो कर लेंगे, इनका अप्लाई करना है हर जगह? नहीं करना है। अप्लाई आपको सिर्फ हेस लॉ में 1-2 मेन वाले फॉर्मेशन और कंबशन वाले करने। ये बाकी सिर्फ 3-4 ऐसे डेफिनेशंस हैं, एक मार्क के लिए लर्न करके जाने हैं सिर्फ। और वो भी जैसा मैंने कहा रटना कोई इसमें मुश्किल नहीं होगा आपको, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट आपको बता दिया। 1 मोल बोलना, फिजिकल चेंज बोलना, किससे क्या बन रहा है वो नाम से पता चल जाएगा। एटमाइजेशन मतलब भाई मॉलिक्यूल से एटम बन रहे, ऐसे याद रख लेना। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आपको, एटमाइजेशन का आंसर जो है यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। पेज नंबर 75 पे। ठीक है, एटमाइजेशन हो गया ये। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, तो पूछा नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड ये शब्द कैसे पता चला, ध्यान से देखना। आपके लिए मैं ये जूम कर देता हूँ चाहिए तो थोड़ा सा। स्टैंडर्ड ये शब्द जो है ना, ये डेल्टा 0 से आता है। किससे आता है? डेल्टा नॉट, जिसको आप डेल्टा नॉट कहते हो, उससे आता है आपको ये स्टैंडर्ड वर्ड। यानी कि भाई अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना। स्टैंडर्ड वर्ड से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस बच्चों। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको उन्होंने बहुत जगह पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन सब्लिमेशन तो ठीक है, ये तो पूछा ही है। और कंबशन वापस यहाँ पे पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा, देख सकते हो आप। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, यस ओके, आयोनाइजेशन भी पूछा हुआ है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज अ रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स। अब यहाँ पर वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है देखना। पहली बात 1 मोल, वापस तो बोले सर रेपिटेशन, ये तो बहुत ज़्यादा रेपिटेशन नहीं हो गया। हाँ वही 1 मोल, स्टैंडर्ड नाम में ही है भाई, स्टैंडर्ड। एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में बनना है कंपाउंड, किससे बनाना है? एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों और कैसे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई एसिड प्लस बेस HCl प्लस NaOH गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। आप बोलोगे ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया? मैंने सॉल्ट बनाया। किससे बनाया? एसिड और बेस को यूज़ करके बनाया। किससे बनाया? एसिड और बेस को यूज़ करके बनाया। तो क्या मैंने ये उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से बनाया? नहीं, ये तो मैंने 2 अलग अलग कंपाउंड लेकर बनाया ना, एसिड और बेस लेकर बनाया। तो NaCl का अगर मैं ऐसा रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान से फिर से देखना, एसिड, ये थोड़ा सा मैं डीप में जाके समझा रहा हूँ आपको। जनरली मैंने सिर्फ डेफिनेशन मार्क किए, ये वाला थोड़ा समझा रहा हूँ डिटेल में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर NaCl मैंने कैसे बनाया? एसिड और बेस यूज़ करके बनाया। इज दैट क्लियर?
लेकिन अगर मेरे को NaCl ऐसे बनाना होता तो हाफ Cl2, पूरा Cl तो चाहिए ना, एक ही क्लोरीन चाहिए। आप बोलोगे सर ये हाफ हमको लिखने को अलाउड नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स की ब्यूटी यही है कि आपको इक्वेशन में फ्रैक्शन लिखना अलाउड है। आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, इतने साल से हमको स्कूल में सिखाया था कि बैलेंसिंग करते हो फ्रैक्शन नहीं लिखने का। बराबर है, थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन में लिख सकते हो, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने हाफ Cl2 लिख दिया। ध्यान से सुनना, NaCl तो दोनों में बना ना, बट मैं फॉर्मेशन किसको बोलूँ, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? फॉर्मेशन सेकंड वाले को बोलूँगा। क्यों? अभी आपको वर्ड समझ में आएगा। फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स, Na और Cl उसके एलिमेंट थे ना, उससे बनाया ना मैंने। तो मैंने किससे बनाया? फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना क्या बोला मैंने। फिर से मार्क करते हैं। अब देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझेगा। एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। क्या कंपाउंड था? NaCl, ठीक है। इन विच 1 मोल, 1 मोल बना है NaCl का, ठीक है। ऑफ प्योर कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट इसका क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होता है। स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। क्लियर? तो पहले वाले को फॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, दूसरे वाले को फॉर्मेशन बोलूंगा। सेम भी आपको कोई बोले कि मीथेन बनाने का, आपको क्या बनाने का है? मीथेन, तो आप क्या बोलोगे? मीथेन कैसा बनाने का? फॉर्मेशन। रियल लाइफ में मीथेन ऐसा बनता है क्या? कार्बन लिया, 2 मोल हाइड्रोजन लिया, हीट किया, मीथेन बन गया? नहीं। पर रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेशन की, तो ऐसे करेंगे, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड। पानी H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ये आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझा तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी। तो अगर नहीं भी समझी है अभी तक तो ध्यान से फिर से सुन लो, समझाता हूँ क्या बोला। फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये शब्द आ गया तो आपको क्या सोचना है? हाउ डू यू थिंक? यू हैव टू थिंक किस कंपाउंड की बात हो रही है, उस कंपाउंड के ओनली द एलिमेंट्स यू हैव टू थिंक ऑफ। क्या सोचना है? ओनली द एलिमेंट्स यू हैव टू थिंक ऑफ, नथिंग एल्स। एलिमेंट्स लेने हैं और उस कंपाउंड का 1 मोल बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट लगेंगे वो सोचना है। एक एग्जांपल और ले लो, 0 से स्क्रैच से लिखो। सपोज आपको कोई बोले H2SO4 बनाने का है, आपको 1 मोल ही बनाना अलाउड है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। H2SO4 बनाने के हज़ारों तरीके हैं, हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये वो देखा, ठीक है। पर फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वर्ड आया है क्वेश्चन में, तो आपको H2SO4 के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? H2 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1, O2 कितने? 2। बस इतना ही है लिखना। आई होप ये अब क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। कब देखना है, कब सोचना है? ये इस चैप्टर में ना कुछ की वर्ड्स हैं। जैसे मैंने रिवर्सिबल वर्ड बोला तो उसका की वर्ड था मैक्सिमम वर्क। जैसे मैंने आइसोथर्मल बोला तो उसका की वर्ड था टेम्परेचर 0। मैंने वैक्यूम बोला तो उसका वर्ड था फ्री एक्सपेंशन, यानी वर्क डन 0। वैसे ही जैसे मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शब्द बोला तो आपको समझ जाना है, अच्छा एलिमेंट्स की बात हो रही है और 1 मोल सब्सटेंस बनाना है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? आई होप सो। अब आपको बोलता है भाई हाउ टू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको उसने पूछा तो आपने ऐसा बोल दिया। इसका एप्लीकेशन कैसा होगा देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज 286 किलो जूल माइनस में। इसका मतलब H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। क्यों? 1 मोल। बैलेंस नहीं किया मैंने, 2O2 नहीं लिखा या 2H2 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में मेरे को 1 मोल का कंपल्शन है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही 1 मोल के लिए है। इसकी एनर्जी कितनी है? -286 किलो जूल है। इस पूरे रिएक्शन की एनर्जी -286 किलो जूल है। क्लियर? तो आपको मैं ये क्यों फॉर्मेशन पे मैंने 15 मिनट पकाया, क्योंकि आप देखो फॉर्मेशन, यहाँ देखो फॉर्मेशन, यहाँ देखो फॉर्मेशन, आपको यहाँ देखो फॉर्मेशन, यहाँ देखो फॉर्मेशन। तो आपको इतनी बार उन्होंने फॉर्मेशन पूछा हुआ है कि एक चिंदी से क्वेश्चन बैंक में 15 बार, 4 बार, 5 बार, 17 बार आपको पूछ लिया है।
तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये छोड़ नहीं सकते। ठीक है, सो डिफाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आप देखें बच्चों तो ये आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 77। मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। एग्जाम्पल के साथ मार्क कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 इज कार्बन प्लस 2H2 गिव्स CH4। इसका डेल्टा H 74 किलो जूल है। मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ओनली एलिमेंट्स कंपाउंड्स नहीं, ओनली एलिमेंट्स जब मिलेंगे तो मीथेन बनेगा, और वो बनेगा तो 74.8 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलेगी। बाहर मतलब माइनस है। सिस्टम एनर्जी लूज करता है तो माइनस ना, लॉस। ध्यान से देख लो, फिर से बताया था थोड़ी देर पहले, सिस्टम एनर्जी लूज करेगा तो माइनस, गेन करेगा तो प्लस। फिजिक्स में अलग होता है, उल्टा होता है कॉन्सेप्ट। उसको यहाँ पर मिक्स करके मुझे सवाल मत करना, मुझे कंफ्यूज तो नहीं कर पाओगे, खुद कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने देख लिया बच्चों, ये रहा। एक और रह गया अपना छोटा सा डेफिनेशन, वो था एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये भी पूछा हुआ है आपको। सेम फंडे है। आयोनाइज करना मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना। एक इलेक्ट्रॉन निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइज करना। तो सेम वही है ना, फ्रॉम 1 मोल, फिर से स्टैंडर्ड फंडा, 1 मोल रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी आयोनाइज करना। तो अगेन आप देखोगे तो आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो इसको एज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन कहाँ पूछा आपको, ये रहा। पेज 74 तो आप नोटिस कर सकते हो, पेज 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर मैंने 4-5 अलग अलग डेफिनेशन आपको मार्क करके दे दिए। नेक्स्ट जो है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद 2 ही बचते हैं, कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने, हेस लॉ को मार्क करना है, खत्म, चैप्टर डन। कंबशन, फिर से देखो, किसी चीज़ का कंबशन करना मतलब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना। क्या करना? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडाइज करना। ध्यान से सुन लेना क्या बोला। एंथैल्पी चेंज अकम्पनीज 1 मोल। फिर से अब बोलो, हाँ ये तो हर जगह 1 डेफिनेशन विल बी फॉर पर मोल ओनली ना, सीधी बात है ना यार, तो ऑब्वियस है पर मोल। इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट द सब्सटेंस हैज टू बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मतलब हीटेड विद ऑक्सीजन। तो C+O2 gives CO2, S+O2 gives SO2, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O। किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ हीट करने वाला जो रिएक्शन वो लिख रहे हैं और उसकी एंथैल्पी आपको पूछ रहे हैं, तो वो होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड शब्द आ गया मतलब ऊपर ये नॉट यानी कि ये 0 आपको आना चाहिए। तो अगेन ये आपका सिंपल हो गया डेफिनेशन जो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ देख सकते हो आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन बच्चों। अगेन आपको मैं मार्किंग दे देता हूँ यहाँ पर पेज नंबर 77 पे। क्लियर? डिफाइन, 1 मार्क के लिए छोटा सा, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो हमारे सारे डेफिनेशंस यहाँ पर कवर हो गए। एक लास्ट जो है, जैसा मैंने कहा, बॉन्ड एंथैल्पी का बचा हुआ है, वो कर लेते हैं। एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अच्छा, नाम से पता चल जाएगा ना, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एंथैल्पी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अच्छा, बॉन्ड को तोड़ के क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे? तो बॉन्ड को तोड़ के सर क्या करेंगे हम लोग? या तो पार्टिकल बना लेंगे, एटम बना लेंगे, रेडिकल बना लेंगे। अच्छा, बॉन्ड को तोड़ के एटम बना लिया तो एटमाइजेशन की एनर्जी और ये सेम नहीं हुई? हाँ, वहाँ पर स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल से एटम बनाए थे तो एटमाइजेशन बोला था। जब मॉलिक्यूल से कुछ भी पार्टिकल बनाने वाले हो, आयन, एटम, कुछ भी बनाने वाले हो, ठीक है, रेडिकल, कुछ भी बनाने वाले हो, तो क्या बोलोगे? इन जनरल बॉन्ड एंथैल्पी बोलोगे। इन जनरल क्या बोलोगे? बॉन्ड एंथैल्पी बोलोगे।
तो बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन यहाँ रहा 78 पेज नंबर। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी होता है। अब ये थोड़ा सा एक पार्ट है जो ट्रिकी है, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो जो ट्रिकी चीज़ है वो तो आपको पता ही है कि मैं आपको लिख कर समझाता हूँ, है ना। चलो थोड़ा सा एक फंडा समझते हैं, ठीक है, थोड़ा एक फंडा समझते हैं। सपोज उसने आपको बोला CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2। ये एक केमिकल रिएक्शन दिया है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 2 2 ज़ा 4 और ये 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। आप बोलोगे ठीक है, और आपको उसने बोला इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालो। क्या निकालो? एंथैल्पी निकालो। इस पूरे रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज हुआ ये निकालने को आपको उसने बोला। क्वेश्चन को समझना, वो क्या देता है और क्या पूछता है, ये फॉर्मेट सेम रहने वाला है। तो ओवर दिमाग लगा के खुद को कंफ्यूज नहीं करने का। फॉर्मेट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। दे विल गिव यू रिएक्शन, दे विल आस्क यू इस रिएक्शन में एनर्जी चेंज कितना हुआ। बहुत सिंपल चीज़। तो एनर्जी चेंज ढूंढने का दो तरीका है। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन ढूंढने का दो तरीका है। एक, प्रोडक्ट्स का डेल्टा H, क्या? प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी। ये पहला तरीका है। और दूसरा जो सेम चीज़ को कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बॉन्ड एंथैल्पी क्या? ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की उल्टा कब यूज़ करने का? जब बॉन्ड एंथैल्पी ये शब्द क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, मेजॉरिटी बच्चे करते हैं। चांसेस है कि आप भी करोगे, लेकिन अगर अभी ध्यान दोगे जो मैं बोल रहा हूँ, सुनोगे, तो गड़बड़ नहीं करोगे, फिर आप बच जाओगे। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। अगर क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी ये शब्द क्लियरली मेंशन्ड है, बॉन्ड एंथैल्पी, जैसे कि ये वाला देखो, आपको मैं एग्जांपल के साथ सिखा रहा हूँ बच्चों, याद कर लेना। बॉन्ड एंथैल्पी ये शब्द क्लियरली मेंशन्ड है, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला लगाओगे, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। वहीं पर अगर कोई ऐसा रिएक्शन लिखा होता जहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ये शब्द लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, क्या नहीं लिखा हुआ है? बॉन्ड एंथैल्पी ये शब्द लिखा नहीं है, तो आप वहाँ पर चुपचाप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी फाइनल माइनस इनिशियल लगाओगे। वो तो स्टैंडर्ड हो, तो पता ही है सबको, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते हैं हमेशा, तो पता ही है ना। पर उल्टा कब करना है? एक ही सिचुएशन, तो एक ही सिचुएशन है तो वो याद करके जाओ भाई। उल्टा कब करना है? तो उल्टा कब करना है? जब हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी दी रहेगी ना, यानी एक एक इंडिविजुअल बॉन्ड की एनर्जी दी रहेगी ना, तो आपको उल्टा करना है। रिएक्टेंट बॉन्ड्स का बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स का बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एक बॉन्ड, CH बॉन्ड की, ClCl बॉन्ड की, HCl बॉन्ड की दी हुई है, तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसको हम लोग सॉल्व भी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई होगा, पर फंडा क्या है वो समझा। बॉन्ड एंथैल्पी रहेगा तो रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स, और बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड नहीं दिया रहेगा तो प्रोडक्ट बॉन्ड्स माइनस, मतलब प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी, वैसे केस में। ठीक है, बहुत क्लियर, बहुत ही क्लियर। ओके, तो यहां पर हुआ बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, उसके बाद लास्ट पार्ट है, क्योंकि एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी वाला पार्ट तो पूरा कैंसल्ड है आपके सिलेबस में से,
तो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग लास्ट जो थियोरेटिकल पार्ट है वो है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये आपके इस चैप्टर से गारंटीड क्वेश्चन है बच्चों। हर लेक्चर में मैं आपको कुछ श्योर क्वेश्चंस देता हूँ, आप खुद एग्ज़ाम के बाद चेक कर लेना, और ये मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि ये जो मैं श्योर क्वेश्चंस बोल रहा हूँ इसमें से ही ज़्यादा चीज़ें आएंगी 101%, ठीक है। और ये गारंटी है। पेपर लीक नहीं हुए है ना। कुछ बच्चे ऐसे बेवकूफ़ है, मैसेज कर सर आपके पास पेपर है क्या? नहीं भाई, किसी के पास नहीं होता। कोई अगर आपको बोलता है आप उसके पास पेपर है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। हाँ, ये है कि एज अ टीचर हु knows the subject and who has experience, any teacher who knows the subject and has experience will be able to tell you more or less कि भाई ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होने चाहिए, ठीक है ना, डेफिनेटली। ठीक है, ओके। चलो, लास्ट पार्ट है, जैसा मैंने कहा, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये बोलता है कि भाई रिएक्शन को एक स्टेप में करो, 2 स्टेप में करो, 1000 स्टेप में करो, कितने भी नंबर स्टेप्स में करो, उसकी जो टोटल एनर्जी होने वाली है ना, उस रिएक्शन की जो टोटल एनर्जी होने वाली है ना, वो आप बदल नहीं सकते, वो सेम रहेगी, वो सेम रहेगी। द सिंपलेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेस लॉ इज दिस। सपोज आई टेल यू कार्बन प्लस ऑक्सीजन becomes carbon monoxide and carbon monoxide plus oxygen becomes carbon dioxide। ये 2 स्टेप्स में हुआ, स्टेप 1 स्टेप 2, या फिर ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये सिंगल स्टेप में हो गया। सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ पर 100 जूल एनर्जी हुई, यहाँ पर 200 जूल एनर्जी हुई, तो इसकी कितनी होगी? 300 जूल। यानी 2 स्टेप में किया ना या 1 स्टेप में किया, दोनों केस में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स द सेम। अगर 2 अलग अलग किया तो 100 200 जो भी एडिशन करो, सिंगल स्टेप वाले में सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसको जनरलाइज एग्जांपल देके समझाता हूँ और अच्छे से समझेगा। जनरलाइज एग्जांपल, A becomes B, B becomes C, C becomes D। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इसकी एनर्जी H1, इसकी एनर्जी H2, इसकी एनर्जी H3। या फिर A डायरेक्टली बिकम्स D, तो A बिकम्स D में क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी विल बी H1 प्लस H2 प्लस H3। बहुत आसान, ठीक है। ये तरीका है समझने का हेस लॉ। और एक समझ लो, और एक समझ लो। तुमको बोला कि भाई पानी लिया तुमने सॉलिड, यानी कि आइस, पानी सॉलिड लिया मतलब आइस, आइस से बनाया तुमने लिक्विड यानी कि लिक्विड वाटर, लिक्विड से बनाया तुमने गैस, या आइस से तुमने डायरेक्टली बनाया गैस। अगर इसमें एनर्जी H1 थी और इसमें एनर्जी H2 थी तो इसमें कितनी होगी? H1 प्लस H2। मतलब कि 2 स्टेप में करो, 4 स्टेप में करो, 10 स्टेप में करो, एनर्जी चेंज इज गोइंग टू रिमेन द सेम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं हेस लॉ की स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? हेस लॉ की स्टेटमेंट। तो ज़रा स्टेटमेंट मार्क कर लें, टेक्स्ट बुक की भाषा में जो लिखा हुआ है। वो बोलता है ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन अगर हम देखें कि भाई कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई ऐसे कौन सी सिचुएशन है यहाँ पर हेस लॉ को अप्लाई किया जाएगा बच्चों, है ना। तो हेस लॉ को अप्लाई किया जाएगा। इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शंस विद देयर एंथैल्पीज नॉट बीइंग नोन एक्सपेरिमेंटली। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट। सीधा सीधा आपको इक्वेशन दिए, आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, आपने एक्सपेरिमेंट करके उसकी एनर्जी ढूंढी नहीं, डायरेक्ट क्या करना है? इक्वेशन लेना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर ले आना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेस लॉ का एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेस लॉ का एप्लीकेशन बोलते हैं। सिंपल, फिर से देख लो।
एप्लीकेशन क्या था? इट इज़ यूजफुल टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंजेस फॉर रिएक्शंस जिनका एंथैल्पी इज नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ अगर मैं देखूं तो ये मेरे को पेज नंबर 80 पे मिल जाएगा बच्चों, देख सकते हो, मैंने मार्क कर दिया आपके लिए। एंड स्टेटमेंट ऑफ हेस लॉ उन्होंने आपको पूछ ली, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ये राइट साइड आपके लिए ताकि और थोड़ा क्लियर दिखे आपको। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर, सेम पेज नंबर पे ना, यस पेज नंबर 80 पे मिल रहा है आपको, ठीक है। देखें ज़रा 80 पे स्टेट हो गया, एक्सप्लेन भी है। स्टेट तो स्टेटमेंट तो लिख दिया हमने, एक्सप्लेन भी बोला है, तो एक्सप्लेन भी देख लेते हैं क्या क्या है। एंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ। ऐसा बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज इज स्टेट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्टेट फंक्शन है, सीधी बात है, ठीक है। तो देयरफॉर एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। देखो सिंपल है, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड नॉट ऑन द पाथ, सिंपल। इंडिविजुअल स्टेप्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक एल्जेब्रिक इक्वेशंस। एग्जाम्पल NH3 का फॉर्मेशन, N2H4 बन रहा है पहले, फिर N2H4 से NH3 बन रहा है, 2 स्टेप लिया, 2 स्टेप को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो आंसर आपका सीधा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड LHS को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो RHS को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर केमिकल इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया ना तो उसकी एंथैल्पी की वैल्यू को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये फंडा है। अगर केमिकल इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो उसकी एंथैल्पी की वैल्यू को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा बच्चों। ये बात आई होप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, ठीक है। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आपको दिखें तो आपको हेस लॉ लगाने। पहली बात तो हेस लॉ क्या बोलता है भाई, एक स्टेप हो या बहुत सारे स्टेप हो, एनर्जी चेंज विल रिमेन द सेम। अगर हम एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी एंथैल्पी की जो हमको वैल्यू दी है, मैथमेटिकली नंबर दिया है, उसको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा उन रिएक्शंस का जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैरी आउट नहीं किए, सिर्फ लिख कर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो हमारे सारे जो थियरी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए, हर एक के डेफिनेशन हमने मार्क कर ली, हर एक के एग्जाम्पल हमने मार्क कर लिया, आप देख सकते हो, है ना। क्लासिफाई, डिफाइन, डिराइव, all questions, all possible questions of the theory part of this chapter I have marked and explained here for you. Now only the numerical part is left, okay? चलो देखें, sign convention, yes, only the numerical parts, calculate वाले क्वेश्चन बचे, ठीक है। सो ये वीडियो जो है ये पूरा का पूरा आपके थियोरी पार्ट को कवर कर लेता है इस चैप्टर के। और एक चीज़ बता दूँ, 4.11 ऑनवर्ड्स पूरा का पूरा जो पार्ट है ये एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी कैंसल्ड है, एंट्रोपी कैंसल्ड है, ये सब डिलीटेड सिलेबस में। मैं फिर भी आपके सामने एक बार कंफर्म कर लेता हूँ बिकॉज यू नो आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग द डिलीटेड सिलेबस। मेरे हिसाब से तो डिलीटेड का कोई लॉजिक नहीं होता, पढ़ना तो चाहिए आपको, पर ठीक है। Yes, so they have cancelled entropy and spontaneity completely. Yes, they have cancelled entropy. Yes, entropy and spontaneity. ये पूरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैंसल्ड है, नहीं है। गिव्स एनर्जी कैंसल्ड है। और आप सामने सामने देख भी सकते हो ना, क्वेश्चन बैंक में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी तो नहीं है, तो ये ऑब्वियस है, दिख रहा है आपको। गिव्स एनर्जी स्पॉन्टेनिटी कैंसल्ड, गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला पार्ट पूरा कैंसल्ड। स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच, ये सब कैंसिल। आप चेक भी कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी, यू कैन चेक इट इफ यू वांट, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी दैट इज।
एंड प्रॉब्लम नंबर 4.16 ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज कैंसल्ड। बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 4.16 जो दिया आपका, दैट ऑनवर्ड्स, मतलब 15 तक तो है, हेस लॉ तक तो है, 16 ऑनवर्ड्स सारे के सारे पार्ट्स कैंसल्ड है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट, ऑल दोस आर कैंसल्ड बच्चों। 16, 17, 18, 19 एंड 20, यस, एवरीथिंग ऑल एल्स इज कैंसल्ड। सो हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर में पूरा थियरी पार्ट कवर हो गया। इसके बाद और एक लेक्चर आएगा जो न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करेगा इस चैप्टर के, जिसमें मैं आपको फॉर्मूला शीट और फॉर्मूला लिस्ट के साथ में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।